वेलकम टू योर स्टेशन इकोनॉमिक्स खैतान के साथ। तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हम जानेंगे रूरल और अर्बन का मतलब क्या होता है। हमने पहले भी देख चुके हैं। रूरल का मतलब होता है गांव का इलाका, विलेज एरिया। अर्बन का मतलब होता है शहरी इलाका, ठीक है, सिटी का एरिया, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। गांव का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। इसका मतलब होता है ये रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये एक एक्शन प्लान होता है। एक्शन आप स्टेप लेते हैं, सरकार स्टेप लेती है प्लान करके, ठीक है, क्या करने के लिए? ग्रोथ करने के लिए रूरल एरियाज में किन चीज़ों का? इकोनॉमिक वे में और सोशल वे में। अच्छे अस्पताल, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सोशल डेवलपमेंट में आते हैं। और इकोनॉमिक में लोगों के पास पैसा हो अपने डिजायर्स को, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका होता है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट फोकस करता है, जो एक्शन प्लान होता है रूरल डेवलपमेंट में, ये फोकस करता है दो चैलेंजेस पे, ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट में आती हैं। जो गांव को अगर डेवलप करना है, गांव का ग्रोथ करना है, तो उसमें जो ये दो प्रॉब्लम्स है आती हैं, जो दो चैलेंजेस आते हैं, वो है आपका एक लिंगरिंग चैलेंज, दूसरा है आपका इमर्जिंग चैलेंज। लिंगरिंग चैलेंज का मतलब होता है कि जो चैलेंजेस बहुत वर्षों पहले से जो है नहीं जा पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो वर्षों पहले से है, उसका सॉल्यूशन, उसको हम देखेंगे वो क्या चैलेंजेस है। प्लस इमर्जिंग चैलेंजेस जो आने वाले समय में पैदा हो रही हैं, नई नई दिक्कतें रूरल डेवलपमेंट में, गांव का डेवलपमेंट करने में, उसको हम देखेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे लिंगरिंग चैलेंजेस क्या होते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है कि जो चैलेंजेस बहुत पहले से रूरल डेवलपमेंट करते वक्त आती हैं, ऐसे चैलेंजेस, ऐसे प्रॉब्लम्स जो बहुत पहले से है रूरल डेवलपमेंट के अंदर, वो होता है लिंगरिंग चैलेंजेस। तो लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या है? पहला, द चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट। द चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट का मतलब कि द चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट, गांव में जो लोन की व्यवस्था है, गांव में जो उधार की व्यवस्था है, उसका एक प्रॉब्लम है। कैसे वो एक प्रॉब्लम है डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में कैसे वो एक प्रॉब्लम है? रूरल क्रेडिट का मतलब होता है गांव के लिए क्रेडिट, गांव के लिए लोन। तो लोन किस लिए लेते हैं गांव वाले? क्रेडिट लेते हैं फार्मिंग करने के लिए। किस लिए लेते हैं? फार्मिंग करने के लिए। तो इसको हम रूरल क्रेडिट को, आप गांव के लिए जो लोन लिया जाता है उसको हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट भी, क्योंकि जनरली गांव में लोन लिया जाता है किस लिए? फार्मिंग करने के लिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? इसमें ये एक प्रॉब्लम है, ये खुद एक प्रॉब्लम है रूरल क्रेडिट डेवलपमेंट में। किसके? गांव के डेवलपमेंट में, क्योंकि अच्छे से लोगों को क्या नहीं मिल पाता? क्रेडिट, उधार, लोन वगैरह नहीं मिल पाता, ठीक है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, उस सारी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा पहला रूरल क्रेडिट में टॉपिक क्या आता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम ये भी देखेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ती है रूरल क्रेडिट की। गाँव वालों को, गांव के लोगों को जो एग्रीकल्चर के लिए जो उधार लेते हैं लोग, वो फार्मिंग के लिए जो उधार लेते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो उसकी ज़रूरत, पहला काम तो इस चीज़ के लिए पड़ती है क्योंकि गांव में लोगों के पास, लोग छोटे, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं। छोटे छोटे ज़मीनें जिसके पास होती हैं, बहुत बड़े बड़े रसूखदार पैसे वाले लोग तो होते नहीं है गाँव में, छोटे छोटे किसान होते हैं बेचारे, उनके पास सेविंग होती नहीं है पहले की, ठीक है। जनरली वो अपने खाने भर का सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, अपने खाने भर का उगाते हैं, ठीक है। और इसलिए उनके पास उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है इस वजह से, क्योंकि उनके पास कोई सेविंग वगैरह नहीं रहती है। दूसरी बात, उनको क्यों ज़रूरत पड़ती है रूरल क्रेडिट की? उनको ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो सोइंग का टाइम है, मतलब जो आप उगाते हैं, जब आप बीज बोते हैं और जब हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग का मतलब जब आप उसको काटते हैं, जब आप वीट उगाते हैं तो जो बीज डाले वो 6 महीने बाद हार्वेस्टिंग होता है, तो उसके बीच का जो टाइम होता है बहुत लंबा होता है। तो उसके बीच में उनको अपना खर्च चलाने के लिए और भी चीज़ें करने के लिए उनको क्रेडिट की व्यवस्था चाहिए। उनको अगर इरिगेशन, पानी देना है उस पौधे को, उस एग्रीकल्चर लैंड को फार्मिंग के दौरान, तो उसके लिए उनको क्रेडिट की व्यवस्था चाहिए। और कुछ करना है तो उसके लिए मशीनरी लाना है फार्मिंग के लिए, तो उसके लिए क्रेडिट की व्यवस्था चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से फार्मर्स को क्रेडिट की ज़रूरत, रूरल क्रेडिट की ज़रूरत, एग्रीकल्चरल क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कितने तरह के क्रेडिट होते हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ठीक है।
शॉर्ट टर्म क्रेडिट किस लिए होता है? फार्मर्स को जब सीड वगैरह खरीदना होता है, सीड खरीदना होता है मान लीजिए, ठीक है, और क्या करना होता है, फर्टिलाइजर खरीदना होता है, पेस्टिसाइड खरीदना होता है, इन सब चीज़ों को जब फार्मर को खरीदना होता है तो वो शॉर्ट टर्म लोन लेता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट का इस्तेमाल करता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट की अवधि कितनी होती है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट की अवधि होती है 6 महीने से लेके 12 महीने के बीच में उसको पे करना रहता है, ठीक है। उसी तरह आता है हमारा मीडियम टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म लोन कह सकते हैं आप इसको। इसकी अवधि रहती है आपका 12 महीने से लेके, यानी कि 1 साल से लेके 5 साल के बीच तक इसको आप पे कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मर लेता है, मान लीजिए उसको कोई मशीनरी खरीदना है, कुछ कुआं खुदवाना है, इरिगेशन की कोई व्यवस्था करनी है, सिंचाई की खेतों में, उसके लिए वो मीडियम टर्म लोन का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म लोन का वो कब इस्तेमाल करता है? जब उसको एडिशनल ज़मीन खरीदनी होती है, जब उसको और ज़मीन खरीदनी होती है, जब उसको लैंड खरीदना होता है एग्रीकल्चर करने के लिए उस पर, तब उसको इसकी ज़रूरत पड़ती है लॉन्ग टर्म क्रेडिट की, यानी कि लंबे समय के लिए उधार की। इस उधार की अवधि होती है 5 साल से लेके 20 साल तक जो लोन होते हैं उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ये चैलेंज है, रूरल क्रेडिट क्या है? एक चैलेंज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। क्या सोर्सेज है? कहाँ से गांव वालों को, कहाँ से किसानों को, कहाँ से फार्मर को फार्मिंग के लिए उधार मिलता है, कहाँ से रूरल क्रेडिट की व्यवस्था होती है? तो पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब हुआ वैसे सोर्सेज जैसे जमींदार हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, विलेज ट्रेडर्स हो गए, टेंडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, महाजन्स हो गए, ठीक है, विलेज के जो गांव के बड़े बड़े लोग होते हैं इनके पास पैसे होते हैं, रसूख वाले, ठीक है। ये हो गए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में लैंडलॉर्ड आ गया, विलेज ट्रेडर आ गया कह सकते हैं, ठीक है, विलेज ट्रेडर आ गया, गांव में जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, मनी लेंडर आ गया, और महाजन्स वगैरह, ये आते हैं आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। इनको कन्वेंशनल सोर्स भी कहते हैं। कन्वेंशनल इसलिए कहते हैं, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल, क्योंकि ये सब बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लोग इनसे उधार लेते हैं बहुत पहले से, ठीक है। इनकी खामियां ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, और जो फार्मर होता है वो इनके इंटरेस्ट की वजह से और लोन में दबता चला जाता है। लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर, मनी लेंडर, महाजन्स, ये सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। और ये पुराने सोर्सेज में से आते हैं। अगर क्रेडिट चाहिए होता था पहले के ज़माने के लोगों को तो लोग यहीं जाते थे, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास नहीं आते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पहले क्या था कि 93% जो बोरोइंग होती थी इंडिपेंडेंस के 1951 के आसपास, वो यहीं से होती थी। उधार लोग लेते थे, यहीं से लेते थे। जो किसान होते थे वो रूरल क्रेडिट की व्यवस्था यहीं से करते थे। गांव में जो उधार लेता था, लोन लेता था कोई भी व्यक्ति, तो उसकी व्यवस्था वो यहीं से करता था, इन्हीं लोगों के पास से करता था। और ये बहुत हाई चार्ज करते थे इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, जिससे जो फार्मर होता था वो बहुत परेशान रहता था। कभी कभी फार्मर का ये जो है, कभी कभी फार्मर्स का, जैसे मान लीजिए फार्मर्स को उन्होंने खेती करने के लिए 1 लाख रुपया उधार दिया, तो फार्मर्स को वो जो ये मनी लेंडर होते थे, महाजन होते थे, ये लोग जो होते थे वो अपने अंडर में रखते थे, उसका सामान वही खरीदते थे, बहुत सस्ते रेट में पा जाते थे। वीट वगैरह जो भी वो उगाता था और उसको ज़्यादा रेट में मार्केट में बेच देते थे। इस तरह दोनों तरफ से उनका फ़ायदा था। उनको 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट भी मिलता था फार्मर की तरफ से, और फार्मर का प्रोडक्ट भी सस्ते मिल जाता था जो वो बाहर बेच के पैसा कमाते थे। तो ये था नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या कौन कौन से सोर्स हैं? इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं स्पेशली जो प्रोवाइड कराते हैं रूरल क्रेडिट, जो स्पेशली रूरल क्रेडिट के लिए बने हैं? गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कॉमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सारी जो थे ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आते हैं, ठीक है। और अब क्या है, अब प्रेजेंट टाइम में 66% जो लोन है, जो क्रेडिट है गांव में जो लोग लेते हैं वो यहीं से लेते हैं, रूरल सोर्सेज से ही लेते हैं। 1981 में
इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो था जो इसको खोला गया था, प्रिंसिपल चैनल बनाया गया था रूरल क्रेडिट के लिए। मतलब इम्पॉर्टेंट इसको रोल दिया गया था कि ये गांव-गांव में लोगों को लोन की अगर ज़रूरत हो तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ही लोन लें, ऐसी व्यवस्था सरकार ने की थी। ठीक है, सरकार ने रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह की भी व्यवस्था की, ये रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार ने की। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या होती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं जैसे 10 लोग मिल गए कोई, ठीक है, और उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया। सरकार ने किन्हीं 10 लोगों को चूज़ किया और उन 10 लोगों को कहा कि आप लोग एक बैंक बनाइए और सस्ते रेट पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोगों को, फार्मर हैं गांव में, उनको रूरल क्रेडिट की व्यवस्था करवा दीजिए। तो वही होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। आपको इसके विषय में पहले बता चुका हूं मैं। 16 से 70% जो रूरल क्रेडिट होता है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से ही जाता है। इसका मेन जो काम क्या होता है कि सोसाइटी के लोगों को, फार्मर्स को उन ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी लोन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम रखें और मनी लेंडर के पास फार्मर को न जाना पड़े। ठीक है, लैंड ओनर के पास न जाना पड़े। ठीक है, और कम से कम उसको इंटरेस्ट देना पड़े। ठीक है, ये होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मेन मोटो, जो वो सरकार के अंडर में रहकर काम करती है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सेटअप हुआ था 1955 में। वो फोकस करता है रूरल क्रेडिट में, फोकस करता है। कॉमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कॉमर्शियल बैंक है, पीएनबी वगैरह सब कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो वो फोकस करता है रूरल क्रेडिट में। गवर्नमेंट सारी जो है, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में 16 से 17% तक लोग यहाँ से लेते हैं पैसा, बाकी कॉमर्शियल बैंक वगैरह से लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रीजनल रूरल बैंक, जिसको आरआरबीज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिमोट एरियाज जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया हैं, या लैंड डेवलपमेंट बैंक, या जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे ये क्या पहुँचाता है, ये लोन की व्यवस्था लोगों के लिए करवाता है। ठीक है, ये बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। और वीकर सेक्शन जो है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, उसके लिए ज़्यादातर काम करता है, जो गरीब तबके के लोग हैं। नाबार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। नाबार्ड क्या है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। अपेक्स का मतलब कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड कराता है, क्या प्रोवाइड कराता है, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। नाबार्ड मेन फंक्शन क्या है नाबार्ड का, कि ये एक ऐसी एजेंसी है, ये एक अपेक्स एजेंसी है। अपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट एजेंसी है, जहाँ से आप लोन ले सकते हैं, जहाँ से रूरल क्रेडिट की व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, ये क्या करता है, सारे सिस्टम यही देखता है क्रेडिट वगैरह की। अगर कुछ भी क्रेडिट पॉलिसी वगैरह में चेंजेस लानी होती है तो नाबार्ड ही करवाता है। ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक वगैरह को सारी हिदायतें यही देता है कि कैसे रूरल क्रेडिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस सब की व्यवस्था यही करता है। मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है कि कोई प्रोजेक्ट है रूरल क्रेडिट का, वो कैसा चल रहा है, ये सब काम होता है नाबार्ड का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूरल बैंकिंग, अ क्रिटिकल इवेल्युएशन। रूरल बैंकिंग, जो गांव में बैंक वगैरह हैं जो लोन की व्यवस्था कर रहे हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग इवेल्युएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखे हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक थे वो 1969 में नेशनलाइज्ड हुए, मतलब नेशनल बैंक बने। ठीक है, और बहुत से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में वो आते हैं कि मतलब लोन वगैरह इजीली वहाँ से मिल जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बहुत, नाबार्ड वगैरह ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन उतना आज भी उतना अच्छे से ये लोन वगैरह नहीं दे पा रहे हैं गाँव के लोगों को। गाँव फार्मर्स को जो लोन चाहिए वो ईजिली आज भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण है क्योंकि वो कहते हैं कि अगर उनको लोन देना है तो उनको कुछ सिक्योरिटी रखनी होगी, बैंक में गारंटी देना होगा। और बेचारे जो फार्मर गरीब है उसके पास कोई गारंटी होता नहीं है, ना जमीन होती है, ना जायदाद होती है, ना पैसा होता है। ठीक है, तो इस वजह से आज भी रूरल बैंकिंग की व्यवस्था बहुत खराब है। ठीक है, और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकल, मान लीजिए कि गांव में बहुत सारा लोन बढ़ गया, ठीक है, सरकार ने कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल पॉपुलरिज्म की वजह से, मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैंने कह दिया गाँव में सबको लोन दो, सबको लोन मिल गया, अब कोई लोन वापस नहीं कर रहा है, तो मैं
अगर ज़बरदस्ती करूँगा तो मेरी पॉपुलैरिटी कम होगी ना, इसी वजह से पॉपुलैरिटी की वजह से, मेरी पार्टी की पॉपुलैरिटी की वजह से कोई लोन नहीं लेता है और देश का नुकसान होता है। ये भी एक बड़ी समस्या है रूरल बैंकिंग की, ठीक है। और आप रूरल बैंकिंग जो स्थापित हुई है, कॉमर्शियल बैंक जो गांव-गांव में हैं, जो रूरल क्रेडिट की व्यवस्था करते हैं, वो आज तक लोगों को यही नहीं समझा पाए, कल्चर नहीं, उनको सेविंग का कल्चर नहीं अपनवा पाए, वो उनको सिखा नहीं पाए कि सेविंग फ्यूचर के लिए कितनी ज़रूरी है, ये वो सब नहीं कर पाए, ठीक है। तो यही चीज़ है। और इसी सब वजह से जो फार्मर होता है बहुत ज़्यादा डेप्ट में चला जाता है, बहुत ज़्यादा उधार पे चला जाता है और सुसाइड करने का कारण बनता है, ठीक है। तो यही सब था हमारा जो पहला चैलेंज था, ठीक है, वो था कि रूरल क्रेडिट की क्या चैलेंजेस है, क्यों ये एक चैलेंज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चरल और रूरल मार्केटिंग, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चरल और रूरल मार्केटिंग। पहला बहुत ध्यान सुनिएगा, रूरल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। रूरल मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब भी आप कोई सामान उगाते हैं, जब भी फार्मर कोई सामान उगाता है तो वो क्या करता है, उसको हार्वेस्ट करने के बाद, उसको काटने के बाद और भी कई काम होते हैं जो उसको करने होते हैं, वो सारे जो प्रोसेस होते हैं वो सब आते हैं रूरल मार्केटिंग में। जैसे द प्रोसेस, यहाँ लिखा हुआ है रूरल मार्केटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग। मतलब आपने अगर मान लीजिए कि वीट को काट के अलग कर दिया, वीट अलग आ गया, तो अब उसको आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है, प्रोसेस करना है उसको, उसमें से जो है वीट निकालना है, ठीक है, आटा वाला, ठीक है, ग्रेड करना है, अच्छे वीट को अच्छा A+ देना है, खराब को B देना है, पैकेजिंग करनी है अलग अलग सबकी, सबको स्टोर करना है, ठीक है, और अब मार्केट में उसको बेचना है। तो ये सारे प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद उसके फार्मिंग प्रोडक्ट के, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कैसे क्या दिक्कत है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में ये दिक्कत है कि जनरली जो लोन होता है वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से पहले ही जो फार्मर होता है वो किससे लेता है, जनरली वो मनी लेंडर वगैरह से लेता है, क्योंकि उसे इजीली लोन मिल जाता है, भले ही हाई टैक्स उसको हाई इंटरेस्ट देना हो तब भी वो उन्हीं से लेता है। लेकिन फार्मर क्या होता है, पे करने लायक होता नहीं है, पे नहीं कर पाता है, तो ये जो मनी लेंडर वगैरह होते हैं वो उससे ये उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं और सारा गैदरिंग वगैरह करा के मार्केट में अपने थ्रू सेल कराते हैं और अंडर कई तरह के माल प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, गलत तरीके से धंधा करते हैं मनी लेंडर वगैरह, लैंडलॉर्ड वगैरह, और फार्मर परेशान रहता है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सरकार क्या क्या स्टेप ले रही है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बाद क्या होता था कि मनी लेंडर वगैरह से लोन लिए रहते थे फार्मर्स, उनको पे ऑफ करने के लिए अपने प्रोडक्ट को ज़बरदस्ती उनको बेचना पड़ता था और ये सब इशू होता था, हमने यहाँ देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू, अब इस मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप लिया है। पहला, रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट मतलब अब सरकार ने रूल और रेगुलेशन लगा दिया है, सरकार ने रूल और रेगुलेशन लगा दिया है, ठीक है, और अब सरकार अपने इनिशिएटिव पे उनको क्या करती है, लोगों फार्मर्स का बिकवाती है सामान, फार्मर्स का प्रोडक्ट बिकवाती है और उसमें कोई भी कमीशन वगैरह नहीं लेने वाला होता है। मार्केट कमिटीज़ बनाई है सरकार ने बहुत फार्मर्स के लिए, ठीक है। स्ट्रिक्ट विजिलेंस मतलब कि सरकार खुद अपनी नज़रों के सामने सब कुछ सेलिंग वगैरह करवाती है, एक प्रॉपर मार्केट स्थापित करवाया है, ठीक है, और सरकार अनाउंसमेंट करवाती है कि वो प्रॉपरली क्या करवाएगी, मार्केट वगैरह से प्रॉपरली वो क्या करेगी, वो सामान फार्मर्स का बिकवाएगी, ठीक है। ये है आपका किस में आता है, ये आता है रेगुलेटेड मार्केट में। नेक्स्ट हमारा है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी में क्या होता है, कोऑपरेटिव का मतलब होता है साथ, कई लोग साथ मिल जाते हैं और साथ मिलके एग्रीकल्चर करते हैं और एक मार्केट बैठाते हैं। जैसे हम मेरे जैसे 10 फार्मर मिल गए, बोले कि अब हम साथ में बिजनेस करेंगे, साथ में हम काम करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने एक मार्केट बैठा लिया कि भाई इस मंडी में हम लोग अपना सामान बेचेंगे, और तो अच्छे से हम लोग का कॉस्ट वगैरह भी कम आता है और चीज़ें अच्छे से बिक जाती हैं, हमारे कॉस्ट भी एक ही रहते हैं। नेक्स्ट
हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, मेजर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। फार्मर्स के लिए मार्केटिंग सिस्टम को अच्छा करने के लिए सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाई हैं। प्रोविज़न ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, सरकार ने गोडाउंस का भी फैसिलिटी दिया है, ठीक है। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोदाम, ठीक है, गोदाम का भी फैसिलिटी दिया है ताकि अगर उनका सामान नहीं बिक रहा है, फार्मर्स का प्याज बहुत ज़्यादा कल्टीवेट हो गया, मान लीजिए प्याज बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया, उसका नहीं बिक रहा है फार्मर का, तो प्राइस स्टेबल होते होते वो क्या कर सकते हैं, अपने प्याज को गोदाम में रख सकते हैं, सरकारी गोदाम में। सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज के थ्रू सरकार ने सब्सिडी मतलब कि छूट दे रखी है, ट्रांसपोर्टेशन में कई तरह की छूट दे रखी है फार्मर्स को, ठीक है। डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि स्प्रेडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार इंफॉर्मेशन फैलवा रही है, ठीक है, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ठीक है, इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंचा रही है, कैसे बेचना है सामान को, कैसे नहीं बेचना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है एमएसपीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार कहती है कि अगर कोई चीज़ फार्मर की नहीं बिक रही है तो उसको सरकार खरीद लेगी उसके प्रोडक्शन से, दाम से ज़्यादा पे, और अगर मार्केट में वो चीज़ बिक रही है तो एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने रखा है, जैसे मान लीजिए 10 रुपये लगा था प्याज उगाने में 1 किलो, तो सरकार कहती है इस 1 किलो प्याज को हम 11 या 12 रुपये में खरीद लेंगे फार्मर से, अगर उसका नहीं बिक रहा है तो, ठीक है, और अगर बिक रहा है तो वो 12 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, मार्केट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा पे ही बिकेगा। ये होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार इसलिए खरीदने को तैयार होती है क्योंकि फार्मर का अगर बाई चांस नहीं बिक रहा है मार्केट में, सही रेट नहीं मिल रहा है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क, ये क्या होता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, डाइवर्स का मतलब है इधर से ना जाके उधर से जाना, तो उसी तरह एग्रीकल्चर में मान लीजिए इतनी बड़ी ज़मीन है, पहले मैं इस पूरे पे क्या उगाता था, वीट उगाता था, अब मैं इस पूरे पे उगाने लग गया, 2 चीज़ उगाने लग गया, अब मैं इस पूरी ज़मीन पे एक तरफ वीट एक तरफ ओनियन उगाने लग गया, तो ये क्या है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क, ठीक है। क्या आता है पहला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, मिनिमम मार्केट रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई 6 महीना मैं ये उगाऊंगा, 6 महीना ये उगाऊंगा, या अपनी ज़मीन को 2 हिस्सों में बांट दूंगा, इस तरफ ये उगाऊंगा, इस तरफ ये उगाऊंगा। इससे क्या होगा कि अगर इस तरफ का सामान हमको लो रेवेन्यू दे के जा रहा है, अगर कम पैसा दे रहा है, तो इस तरफ का सामान हो सकता है हाई रेवेन्यू दे, ज़्यादा पैसा दे, और दोनों उगाने से मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप प्रोडक्शन में हो रहा है। मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है लोग अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग चीज़ें उगा रहे हैं और अपने आप को मार्केट रिस्क से बचा रहे हैं। मार्केट रिस्क क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने पूरे ज़मीन पे मैंने प्याज उगा दिया, अनियन उगा दिया मैंने, अब अनियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पहले से है, ये अनियन मेरा मार्केट में गया तो मुझे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब प्रोड्यूस करने में जितना कॉस्ट लगा था वो भी नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, मार्केट रिस्क, प्राइस फ्लक्चुएशन का खतरा रहता है क्रॉप पे। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन यूज़ किया गया है क्रॉप प्रोडक्शन में, कि हम क्या करेंगे, बांट देंगे ज़मीन को अपने, इस तरफ कुछ उगाएंगे, इस तरफ अनियन उगाएंगे, ताकि अगर इससे हमको अनियन से कम पैसा मिल रहा है तो वीट से ज़्यादा मिलेगा और दोनों मैनेज हो जाएगा, मेरा लॉस नहीं होगा। या फिर हम ये करते हैं कि 6 महीना ये उगाएंगे, 6 महीना ये उगाएंगे, ये ऐसे होता है, ये होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। अब एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन उसमें भी हो रहा है। लोग अब एग्रीकल्चर की जगह कुछ और सोच रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, नौकरी मिल जाए, कहीं किसी और प्रोडक्शन एक्टिविटी में लग जाएं, खुद का बिजनेस कर लें, कहीं फैक्ट्री में लग जाएं। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी डाइवर्सिफाई हो रहा है, इसका भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क, ठीक है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आपको बता दिया, मार्केट रिस्क आपको इसमें आया
है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में, जिसमें मिनिमम मार्केट रिस्क है। नेक्स्ट हमारा आता है अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल का अल्टरनेटिव का मतलब हुआ कि ये नहीं तो वो सही। जैसे मान लीजिए कि आजकल और भी अल्टरनेट आ गए हैं, और भी हमारे पास ऑप्शन आ गया है मार्केट में फार्मर्स के पास मेनली। जैसे बिग बाजार वाले जो हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो फार्मर से डायरेक्ट प्याज और वीट खरीद लेते हैं और अपने बिग बाजार के शोरूम में लगा देते हैं वो, और फार्मर को पहले एडवांस पैसा दे देते हैं। और फार्मर के लिए ये सारी चीज़ें जो नए नए मार्केट आए हैं, ये बिग बाजार वगैरह टाइप के, ये सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि फार्मर से डायरेक्टली सामान ले लेते हैं, फार्मर को एडवांस पहले ही बुक कर लेते हैं कि भाई फार्मर, अगर उनको पता चलता है कि फार्मर इतनी बड़ी ज़मीन पे प्याज उगा रहा है, तो इस पूरी ज़मीन को बुक कर लेते हैं पैसा दे के एडवांस में, और कहते हैं ये सारे प्याज मुझे ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से फार्मर के पास पैसा भी रहता है, सब कुछ रहता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट सेल भी कर रही हैं इसी तरह से। यही है अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। जो तरह तरह के मार्केटिंग चैनल आजकल आ गए हैं बिग बाजार वगैरह टाइप के, फार्मर्स के लिए वो बहुत अच्छा है। तो दिस इज व्हाट, ये सब चैलेंजेस थे रूरल मार्केटिंग में, ठीक है। और ये 2 चैलेंजेस था जो हम पढ़े हैं किसके अंदर, लिंगरिंग चैलेंजेस के अंदर, जो ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। जो बहुत लिंगरिंग का मतलब जो बहुत पहले से जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है रूरल डेवलपमेंट करते वक्त, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा इज योर नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स फ्रॉम रूरल डेवलपमेंट, द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, ठीक है। जनरली गांव वगैरह में रूरल एरियाज में लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर से बाहर अगर उनको एम्प्लॉयमेंट देखना हो, नौकरी देखनी हो, अपनी जीने के लिए उनको अगर कमाने के लिए एग्रीकल्चर से बाहर देखना हो तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन आज ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गांव वगैरह में जो कुछ ऑप्शन प्रोवाइड कर रही हैं। ये भी एक एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर भी एक चैलेंज है रूरल डेवलपमेंट में। रूरल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा, गांव का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब ये सब चीज़ें मौजूद रहेंगी। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ओवरलोडेड लोग हैं, मतलब ओवरबर्डन्ड है एग्रीकल्चर लोगों से। जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में। लेकिन गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, और ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह की, नौकरी की, ठीक है। लेकिन कुछ आज ऐसे ऑप्शंस हैं जो गांव में भी अवेलेबल है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। शिप वगैरह पालना, गाय वगैरह पालना, दूध वगैरह निकाल के बेचना, शिप का ऊन बेचना, ये सब चीज़ें आजकल फेमस हो रही हैं गांव में तमाम तरीके से। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ इसको भी रख रहे हैं अपने ऑप्शन में, इससे भी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी, इसमें भी कम प्रॉब्लम नहीं है एनिमल हस्बेंड्री में। इसमें भी क्या है कि लोगों को पता नहीं है कि कैसे सही मार्केट में क्या दाम है, क्या चीज़ें हैं, कैसे काम होता है। इसमें लोगों के पास नॉलेज कम है इसको लेके, तो इसके लिए भी इसमें भी क्या है, कई प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फिशिंग। केरला, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब जगह पे बहुत ज़्यादा फिशर्स हैं, फिशिंग होती है, मछली पालन का काम होता है, मछली बेचने का काम होता है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें लोगों को एडिक्वेट, मतलब कि पर्याप्त सफिशिएंट क्रेडिट प्रोवाइड नहीं है। अगर कोई फिशिंग करना चाहता है तो उसके लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए, बड़ा सा तालाब लेना होगा, बड़ा सा तालाब के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, इसके लिए लोन वगैरह की प्रॉपर कोई चैनल नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि ऑप्शन तो है लेकिन उसके लिए भी लोन वगैरह अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए एग्रीकल्चर के बाहर अगर हम लोग देखें एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब तो जरूर है गाँव में, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब है? हॉर्टिकल्चर का मतलब है कि जो फ्रूट्स वगैरह उगते हैं, तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल उगा रहे हैं। क्रॉप फार्मिंग से सेपरेट है ये, बहुत ज़्यादा इंडिया में जो है इसका चलन हुआ है हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। और 1991 से लेके 2012 के आसपास तो बहुत ज़्यादा इनकम लोगों ने कमाई है हॉर्टिकल्चर से, फ्रूट्स और वेजिटेबल उगा के सेल करके उसको, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया सेकेंड नंबर पे है, लार्जेस्ट फल और फ्रूट का जो है वो उगाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये भी है एक ऑप्शन, ठीक है, एग्रीकल्चर से बाहर। लेकिन रूरल डेवलपमेंट में ये एक तरह का गांव का अगर डेवलपमेंट करना है तो इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। बहुत सारे छोटे मोटे इंडस्ट्रीज, पापड़ की इंडस्ट्री, अचार की इंडस्ट्री, डाइंग, वेविंग, इन सब के इंडस्ट्री जो है गाँव वगैरह में आजकल लग रहे हैं,
ठीक है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स है, उसमें क्रेडिट की जरूरत पड़ रही है, छोटे छोटे पैसे की जरूरत पड़ रही है, शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत पड़ रही है जो इजीली मिल नहीं पा रहा है गाँव वगैरह में लोगों के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से बाहर है तो जरूर, लेकिन अगर नौकरी चाहिए एग्रीकल्चर से बाहर तो एम्प्लॉयमेंट है, कई सेक्टर्स हैं ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं लोगों को, लेकिन उसमें भी कई प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं जो रूरल डेवलपमेंट में अड़ंगा डाल रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आउटसाइड अगर हम देखें कि बाहर कैसे हमें और ज़्यादा हमें कैसे क्या रूरल डेवलपमेंट में और क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी एक तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि बिना यूज़ किए किसी भी केमिकल का उगाते वक्त, किसी भी पेस्टिसाइड, किसी भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ किए बिना घर का मतलब एनिमल मैन्योर यूज़ करना, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग that relies upon the use of organic inputs for cultivation। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है ऐसा फार्मिंग जब लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग, ऐसा सिस्टम फार्मिंग का जहाँ पे लोग ऑर्गेनिक इनपुट्स से इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक इनपुट्स का मतलब हुआ कल्टीवेशन में गोबर वगैरह डालते हैं। मान लीजिए मैं पौधा उगा रहा हूँ कोई, तो उसमें अगर केमिकल डालता हूँ तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हुआ। उसमें अगर मैं गोबर, गाय का गोबर डालता हूँ और ऐसी कंपोस्ट डालता हूँ, ठीक है, जो मिट्टी के लिए अच्छा है, फायदेमंद है, बेकार नहीं करेगा मिट्टी को और ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट नहीं करेगा, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, डिस्चार्जिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, डिस्कार्डिंग का मतलब होता है यूज ना करना। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे हैं सिर्फ, तो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कहेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग तब हम कहेंगे जब आप फोकस रखेंगे सॉइल की हेल्थ मेंटेन करने पे। ठीक है, जब आप लंबे समय तक सस्टेनेबल प्रोसेस, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आप बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, कुछ भी जो काम आप करते हैं बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आप करते हैं लेकिन बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अब आज हम लोग डेवलपमेंट किए हैं, इतना ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह है, लेकिन वो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, इको फ्रेंडली नहीं है। अब मान लीजिए मैंने खूब सारा गोभी कल्टिवेट कर दिया, लेकिन मैंने केमिकल ठूस ठूस के इंजेक्शन लगा लगा के गोभी को 2 दिन में तैयार कर दिया, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने केमिकल यूज किया है वो सब मट्टी में मिलेगा और मट्टी की हेल्थ को खराब करेगा और ग्राउंड वाटर तक पहुंचेगा, ग्राउंड वाटर की हेल्थ को खराब करेगा। ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली नहीं है, इसलिए इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, यानी कि आप यूज करें मैन्योर वगैरह यूज करें, गाय का गोबर वगैरह यूज करें अपने फर्टिलाइजर की, केमिकल फर्टिलाइजर की जगह। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्यों जरूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्यों जरूरी है। डिस्कार्ड यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करता है, आपको जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इनको फिर से पैदा नहीं किया जा सकता है, फिर से जनरेट नहीं किया जा सकता है, उसका यूज करने से डिस्कार्ड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम वगैरह यूज, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब चीजें हैं, ये सब नॉन रिन्यूएबल में आती हैं, तो आप इनको यूज करेंगे अगर, ठीक है, केमिकल बनाने में ये सब चीजों का काम आता है, ठीक है, तो आप इनको यूज करेंगे तो ये फिर से जनरेट नहीं हो पाएगा, एक समय आएगा ये खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करते हैं तो एनिमल मैन्योर जो है, गाय का गोबर है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र अपने क्रॉप में। ठीक है, तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आप बचेंगे क्या यूज़ करने से, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब काम आता है केमिकल बनाने में, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बनाने में। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं अपने क्रॉप को बढ़ाने के लिए, आप गाय का गोबर यूज़ करते हैं जो कि फ़ायदेमंद है मट्टी के लिए। ठीक है, और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि वो मट्टी में मिल के, ग्राउंड वाटर में मिल के, मट्टी के थ्रू वो नीचे तक, पानी तक जाएगा, ग्राउंड वाटर तक जाएगा और उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वहीं अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते हैं, आप पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो मट्टी में मिल के पेस्टिसाइड नीचे पानी में मिलेगा और हमको जो पानी हम पीते हैं ग्राउंड वाटर का, वो जहर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इन्वायरमेंट के लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा है। नेक्स्ट है सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। सस्टेन का मतलब बनाए रखता है, सॉइल की
फर्टिलिटी को क्या करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाए रखता है। जाहिर सी बात है, जब आप फर्टिलाइजर वगैरह, जब आप केमिकल वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो सॉइल के लिए अच्छा है, गोबर यूज़ करेंगे गाय का, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, बरकरार रहेगी, उपजाऊपन सॉइल का बरकरार रहेगा। फर्टिलिटी का मतलब उपजाऊपन। हेल्दी एंड टेस्टियर फूड, आप जो आम का सीजन चल रहा है, दवाई से पका हुआ आम खाते हैं तो कैसा लगता है, और अपने घर में आप खुद कच्चा आम पका के खाते हैं तो कैसा लगता है, खा के बताइएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा टेस्ट क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जब होती है, जब बिना केमिकल वगैरह का यूज़ किए कोई चीज़ तैयार होता है, तो वो टेस्टी होता है और वो हेल्दी होता है, ठीक है, उसका ही फायदा है। नेक्स्ट, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है, इनएक्सपेंसिव होता है। जो छोटे मोटे फार्मर हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अपना कमाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव होता है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी तो लगनी नहीं है, कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं लगना है, गाय का गोबर लगभग फ्री है, ठीक है, तो वो यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अपना सेल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत डिमांड है आज के समय में, लेकिन उसका जो यील्डिंग है वो क्या है, कम है, उसका जो यील्डिंग है वो लो है, ठीक है। इसलिए फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, जो छोटे मझोले फार्मर्स हैं, जो गरीब फार्मर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, ये इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको यूज़ करके अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग आज कोई भी चीज़ देखते हैं अपने सामने उगा हुआ, गाय, मेरा गोभी है मान लीजिए वहाँ बगीचे में लगा हुआ है, गोभी मान लीजिए हम तोड़ के लाते हैं, खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमको, टेस्ट एकदम अलग लगता है, तो इसलिए क्रेज़ है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और आगे चल के ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा, बहुत बड़ा ये एक बिजनेस की तरह यूज कर सकते हैं जो छोटे फार्मर्स हैं। थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 9 रूरल डेवलपमेंट।